बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरशद अजीज, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 18 को। लेक्चर नंबर 18 बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 6 के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे अबाउट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो है किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस को डिस्कस करेंगे। देन जनरल गैस इक्वेशन मतलब पीवी इज इक्वल टू द एनआरटी का डिस्क्रिप्शन लेंगे। इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर को डिस्कस कर लेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी है और लास्ट पॉइंट होगा इस टॉपिक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टार्ट लेते हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, केएमटी। एक आपके पास थ्योरी है जिसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए, इसके अकॉर्डिंगली जरा इसके पॉइंट्स याद रखिएगा, यही आपके पास एमसीक्यूज बन रहे होंगे। देखिए केएमटी की एविडेंस क्या है। तो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, दो फिनोमिनास हैं। नंबर वन इज द ब्रोनोनियन मोशन ऑफ अ स्मोक पार्टिकल्स, नंबर सेकंड इज द डिफ्यूजन ऑफ गैस। ये हमारे पास ये दो ऐसे फीचर्स हैं, दो ऐसे फिनोमिनास हैं जो एविडेंस दे रहे हैं केएमटी की, जिसे आप किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोलते हो। पोस्टुलेट्स क्या है जी? सबसे पहला पोस्टुलेट जो कोलिजन है, कौन सी कोलिजन? बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या ये गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन होगी? तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी कोलिजन हो सकती है और कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर के दरमियान भी कोलिजन हो सकती है। हमने कहा कि ये परफेक्टली इलास्टिक होगी, मतलब अगला पॉइंट ही खुद क्लियर हो गया। अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो ऑब्वियसली इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे, सो इसके कि वो एक दूसरे से कोलाइड ना कर जाएं, अदरवाइज एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे। इसका मतलब है एफ अट्रैक्शन और एफ रिपल्शन क्या हो जाएगी? जीरो। इनके दरमियान ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर इसमें फोर्स ही नहीं लग रही होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी, हम किसकी डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं? आइडियल गैस की, वो क्या हो जाएगी? वो भी जीरो हो जाएगी। दिस मीन्स दैट, अगला पॉइंट क्लियर हो गया, आइडियल गैस के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होती है वो द सम ऑफ द किनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो, तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी? वो किनेटिक एनर्जी होगी। और अगर हम यहां पर मोनोटॉमिक गैसेस को डिस्क्राइब करें, जैसे हमारा सिलेबस ही मोनोटॉमिक गैसेस है, तो यहां पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मोनोटॉमिक गैसेस के अंदर ना वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। जबकि अगर हम डायटोमिक गैसेस को डिस्कस करते तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस करते। तो फिलहाल हम सिर्फ किसको डिस्क्राइब करेंगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है ना, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। ये अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन सिर्फ कोलिजन की शक्ल में चेंज कर रहे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली कोई भी पॉइंट एमसीक्यूज बनाकर पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है? हम कहते हैं ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट ट्रांसफॉर्मेशन। हीट की ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे होते हैं, हीट एनर्जी की अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड रिलेटेड एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिएगा, हीट क्या है? हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी ही है विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या हमेशा ही ट्रांसफर होगी? कतई नहीं। कब होगी? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट फ्लो करती है फ्रॉम द हॉटर बॉडी टूवर्ड्स द कोल्डर बॉडी। अगर हीट फ्लो नहीं कर रही तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जो दो बॉडीज इन कांटेक्ट में होंगे उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? वो सेम होगा। तो हीट क्यों फ्लो करती है? फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। नंबर सेकंड पॉइंट याद रखिएगा इसमें कि हीट कहां से कहां तक फ्लो करती है। हीट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम द हॉटर टूवर्ड्स द
कोल्डर बॉडी। हीट को हम Q से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फॉर्मूला जनरली हम इसका Cm डेल्टा टी लिखते हैं। और गैसेस के लिए क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो डेट से हम यहां पर m की जगह पर मास की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी ये फॉर्मूला लिखते हैं। वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है दो बॉडीज के दरमियान। हीट एनर्जी है तो डेट से इसके यूनिट्स क्या लिए जाते हैं, वो जूल लिए जाते हैं। देन आ गया जी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हम किसी भी बॉडी में इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को जो मेजर कर रहे होते हैं उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। हम टेम्परेचर को जो मेजर कर रहे होते हैं ना उसके लिए जनरली हम 3 स्केल्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे एक स्केल है केल्विन स्केल, एक स्केल है सेंटीग्रेड स्केल और तीसरी है फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए जब भी हम स्केल बनाते हैं ना उसका कोई लोअर रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, कोई अपर रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। जैसे केल्विन स्केल का जो लोअर रेफरेंस पॉइंट है ना वो 273 केल्विन होता है, जबकि अपर रेफरेंस पॉइंट 373 केल्विन होगा। सेंटीग्रेड का जो हमारे पास लोअर रेफरेंस पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और अपर रेफरेंस पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है केल्विन स्केल ले लें या सेंटीग्रेड स्केल ले लें। इस स्केल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हमने इसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दिस मीन्स दैट जितना चेंज सेंटीग्रेड में आएगा केल्विन स्केल पर भी उतना ही चेंज आ रहा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे कहा जाता है ना कि हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल पर जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन स्केल पर ये कैसे मार्क होगा, तो ऑब्वियसली आप इसमें कितना ऐड करते 273, तो हमारे पास वो केल्विन स्केल की रीडिंग आ जाती। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता कि सेंटीग्रेड स्केल में जो चेंज आया है ना वो 15 डिविजन्स का था, तो केल्विन स्केल में कितना चेंज आएगा, वो भी कितना आएगा 15 डिविजन्स ही का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको अच्छी तरह से आपने ध्यान में रखना है और ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। देखिएगा अब अगला पॉइंट पर आते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर जाइएगा तो इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और अपर रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका मतलब है हमने इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 180 में। दिस मीन्स दैट अगर हम डेल्टा सी चेंज इन द सेंटीग्रेड स्केल मेजर्ड करना चाह रहे हैं तो डेट इज इक्वल टू द 5/9 इंटू द डेल्टा एफ। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर जो चेंज था, लेट्स सपोज ये 45 डिग्री था, आप बता दें सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर ये चेंज कितना अपेयर होगा, तो ये कितना अपेयर हो रहा है आपके पास नजर आ रहा है कि ये 25 डिग्री तक अपेयर हो रहा हो। इसको रिवर्स कर दीजिएगा, डेल्टा एफ किसके बराबर आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा सी के। तो इस तरह से यहां से भी एक क्वेश्चन को मार्क किया जा सकता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि हम इनके आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इनके आपस में कोई इक्वलिटी कोई रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड स्केल और टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। मैंने क्या किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ डिवीजन से। इसकी डिवीजन 100 थी, इसकी भी डिवीजन 100 थी, इनकी डिवीजन कितनी थी 180, मैंने डिवाइड कर दिया। और ऊपर वाली वैल्यूज में हम माइनस कर रहे हैं इसके जो हमारे पास वैल्यूज होगी लोअर रेफरेंस पॉइंट की। तो देखिएगा फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट क्या था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में क्या था 270 थी। तो अगर आप इसमें दरमियान कोई रिलेशन आ जाए, मतलब आपके पास केल्विन स्केल पर कोई टेम्परेचर दिया गया और कहा जाए कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दें, तो आप इस तरह से इस रिलेशन को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। सिमिलरली सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड, तो ये इस रिलेशन को यूज करते हुए आप ये आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, कॉमन सा क्वेश्चन है, मैट्रिक में बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि किस टेम्परेचर के ऊपर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग दे रहे होंगे, तो क्या करना होगा, सेम रीडिंग कौन से सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड की जगह पर आपने x लिख दिया, अननोन था ना, -0 डिवाइडेड बाय 100। इधर b वही वैल्यूज लिखेंगे, सेम वैल्यूज की बात थी ना। अगर डबल ऑफ द वैल्यूज होती तो मैं 2x कर देता, 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यूज होती तो 3x कर देता। अब तो सेम वैल्यूज की बात की जा रही थी। -32 ओवर 180 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 180 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180x हो जाएगा, 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x माइनस 32 100 हो जाएगा। ये 100x इधर आकर माइनस हुआ तो बाकी कितना बचा 80x माइनस 3200। दिस मीन्स डेट x किसके बराबर आ गया -40 डिग्री।
इसका मतलब है -40 डिग्री के ऊपर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल एक जैसी रीडिंग्स दे रहे होंगे। तो ये हमने कहां से कैलकुलेशन की? इस रिजल्ट से। ये रिजल्ट याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली आप इनकी इंटर कन्वर्जेंस को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ अ गैस को आप डिफाइन कैसे करते हो? प्रेशर ऑफ अ गैस को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया। देखिए, स्मॉल पी से मैंने मोमेंटम को रिप्रेजेंटेशन दी है, कैपिटल पी से हम प्रेशर को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्यों लिखा? फोर्स पर यूनिट एरिया क्यों नहीं लिखा? देखिए, फोर्स ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। और उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्स जो है आइडियल गैस की शक्ल में क्या होती है? जीरो होती है। तो डेट से हमने प्रॉपर्ली यहां पर फोर्स किस वजह से लग रही है? मोमेंटम के चेंज की वजह से। और मोमेंटम का चेंज क्यों आता है? क्योंकि कोलिजन होता है किसका? गैस मॉलिक्यूल्स का विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब ये गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर पर जाकर हिट करते हैं तो ऑब्वियसली इस कोलिजन की शक्ल में उनमें मोमेंटम में चेंज आ रहा होता है। तो डेट से ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर? वॉल ऑफ द कंटेनर पर। और ये पर यूनिट एरिया जो फोर्स निकलती है इसी को आप क्या बोलते हो? प्रेशर बोलते हो। तो प्रेशर की वजह क्या है? चेंज इन मोमेंटम। वजह, इसकी वजह क्या है? द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्यूब है जिसमें हमने बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। लेट्स सपोज उसका नंबर n है। हर किसी गैस मॉलिक्यूल का जो मास है वो m है। लेट्स सपोज इसमें से एक गैस मॉलिक्यूल वेलोसिटी v से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो ये इस फेस ऑफ द क्यूब से कोलाइड करके, हिट करके ऑब्वियसली रिबाउंड कर जाएगा। इलास्टिक कोलिजन था ना। अगर ये रिबाउंड करेगा तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -v। आपसे क्वेश्चन है कितना चेंज इन मोमेंटम आया? तो कितना मोमेंटम का चेंज आया जी? जीरो नहीं है। इनिशियल मोमेंटम क्या था? mv। फाइनल मोमेंटम क्या था? -mv। इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो आंसर क्या आ जाएगा? -2mv। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड। दो सक्सेसिव कोलिजन्स होने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ये मॉलिक्यूल यहां से चला, यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस l है। इस फेज से कोलाइड करने के बाद ये दोबारा इस साइड पर आया और जब तक यहां तक नहीं आता कोई दूसरा कोलिजन नहीं हो रहा, तो डेट से दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए फासला कितना हुआ? l + l 2l डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये इसकी वैल्यूज आ गई। ये फॉर्मूलाज आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, आप इसे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। किसकी फ्रीक्वेंसी? कोलिजन की फ्रीक्वेंसी। ये 1/t के बराबर हो जाएगा। तो डेट से ये v/2l निकल आएगा। डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम। कौन सा मास लेंगे? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास क्या होगा? किसी एक गैस मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो nm डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? अगर इसकी लेंथ l थी तो ऑब्वियसली l3। प्रेशर ऑफ अ गैस का जो हमने पहला फॉर्मूला ड्राइव किया वो था P = 1/3 ρ v²। अब देखें ये v² के साथ ना हमने ये पेरेंथेसिस यूज की हैं। इसका मतलब हमारे पास मीन होता है, एवरेज वैल्यूज होती है। तो आप इसको v² की कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं? एवरेज वैल्यूज। अभी डिस्कस करते हैं इसके अलावा क्या बोलते हैं और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो? 2/3 हाफ ρ v²। बात तो एक ही है ना, एक्सप्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आया। और हाफ ρ v², चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 क्या कहते थे? हाफ ρ v² का मतलब क्या था? डेट इज अ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेट से आप इसे कह सकते हो प्रेशर किसके बराबर आएगा? 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। तो डेट से इसके अकॉर्डिंगली भी जरा बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप लिखते कैसे हो? तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या मैंने मीन स्क्वायर एब्रिविएशन से भी लिख दिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मीन स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले तो आप जितनी भी वेलोसिटीज होंगी उनका स्क्वायर लेंगे, उन सबको जमा कर देंगे। मीन कैसे लेना है? जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये मीन स्क्वायर
वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। याद रखिएगा जनरली हम यहां पर एक और लफ्ज भी यूज करेंगे, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर, इसके लिए आप VRMS लिखते हो, इसकी वैल्यूज क्या होगी, तो सेम यही फॉर्मूला मीन स्क्वायर आया ना, एक्स्ट्रा क्या किया, रूट लिया, तो आप इस सारी क्वांटिटी का साथ में क्या ले लेंगे, रूट भी ले लेंगे। देखिए ना, लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि आपके पास 3 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 4 मीटर पर सेकंड है, तीसरे की 5 मीटर पर सेकंड है। आप बता दें उसकी मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मीन स्क्वायर स्पीड कैसे लेनी है, तो कैसे लेनी है, इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल से, 1 2 एंड 3, तो ये 3 से डिवाइड कर दे, तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज निकल आएगी। दिस मीन्स दैट ये क्या हो गया, 16 प्लस 9 कितने हो गए, 25 प्लस 25, तो कितने हो गए जी, 50/3 अंडर रूट, सॉरी 50/3। और अगर आपसे कहा जाता RMS लें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड लें, तो फिर हम क्या करते, अब हमारे पास जो आंसर आया इसका साथ में रूट भी लेना था, तो डेट्स ये इसका आंसर आ जाता। तो इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, तो डेट्स इन क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेशंस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस की। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है P = 2/3 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हाफ mv², और इसकी हमने मीन वैल्यूज ली। 2/3 n/v को आप n0 लिख सकते हो। n0 क्या हुआ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी कौन सी वैल्यूज ली, मैंने कहा ये पैरेंथेसिस एवरेज या मीन को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। हम इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा है कि हम मोनोटोमिक गैसेस को डिस्कस करेंगे, और मोनोटोमिक गैसेस के लिए वाइब्रेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज नहीं होती, तो ये कौन सी एनर्जी होगी, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब हुआ हम कहना क्या चाह रहे हैं, प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। देखें यहां पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, तो ये फैक्टर इसी तरह से आएगा ना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3p, और ये हमारे पास बाकी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारे पास जो n है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेट्स है हमारे पास मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर क्या आ गया, डेट इज द 3 प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2n। और अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लेनी होती, गैस की, ये किसी एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, और अगर हमें गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेनी होती, तो फिर ये n का फैक्टर भी जाकर इधर क्या करना चाहिए था, मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो डेट्स है यहां पर ये क्या निकल आएगा, ये 3p वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 निकल आएगा एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशंस आपने याद रखनी होंगे यहां पर। इसके बाद आगे चलिएगा, मैंने अभी बोला प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहां से आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, मीन स्क्वायर स्पीड के प्रेशर अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। देखिए सिंपल इज दैट, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल को डबल कर दें तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों की रेशियो आपस में क्या निकलती है, वो इक्वल ही निकलती है। आप मीन स्क्वायर स्पीड को डबल कर दें, मीन स्क्वायर स्पीड का लफ्ज बोला है तो प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी डबल हो चुका होगा, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की रेशियो भी क्या है, वो सेम निकलेगी, बिकॉज इन दोनों के दरमियान कौन सा रिजल्ट है, वो डायरेक्ट रिजल्ट है। तो डेट से आप इसे ऐसे ही लिखेंगे जी। लेकिन अगर आपसे कहा जाता अब आरएमएस स्पीड को डबल कर दें तो प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, तो अब हमारे पास रिजल्ट ये है, इसका मतलब है आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल नंबर 1 डिवाइडेड बाय द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल नंबर 2, ये बराबर होगी प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल नंबर 1 डिवाइडेड बाय द प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 2 होल स्क्वायर रूट के। तो अब आपको यहां पर स्क्वायर रूट भी लेना होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी बातों को जरा ध्यान में रखिएगा, तो यहां से हम आसानी से अपने बाकी सारे क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखो हमारे पास जनरल गैस लॉ क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू द एनआरटी,
वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे लिखा जाता है, कैपिटल एन ओवर एन ए, वेयर एन ए क्या मतलब है, एवोगाड्रोस नंबर, ये उसकी वैल्यूज है, आप सबको पता है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। एन कैपिटल एन से हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आर क्या है, ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, इसको कैसे लिखा जाता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर आप इस इक्वेशन पर फोकस कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर जरा का डिवाइड हो जाएगा, एन और कांस्टेंट है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे P1V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू द P2V2 डिवाइडेड बाय T2। मतलब आपको एटलीस्ट 2 स्टेट वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, आप थर्ड स्टेट वेरिएबल्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, अब n की जगह पर मैंने n की वैल्यूज यहां पर रिप्लेस कर दी, दैट इज n ओवर Na। देखिए यहां पर एक और हमारे पास कांस्टेंट बनेगा, अगर r ओवर Na का फैक्टर लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, दैट इज द k। तो इसका मतलब है r इसके अलावा कैसे लिखा जाएगा, KNa। ये एमसीक्यूज पेपर में आ भी चुका है, तो दैट्स ये सारे फॉर्मूलाज जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं ना, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके रिलेटेड जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर के एंड पर हम डिस्कस भी करते हैं। K को हम क्या कहते हैं, दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज क्या होगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इसका मतलब हुआ हमारे पास ये रिजल्ट अब कैसे लिखा जा सकता है। देखिए एक तो फॉर्मूला आपके पास पीवी का ये बन गया, एक फॉर्मूला अभी हम लास्ट टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हमने प्रेशर पढ़ा था 2n डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम हाफ mv स्क्वायर। मैं वॉल्यूम इधर लाकर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का तो यहां से आपके पास टेम्परेचर का फॉर्मूला बन गया, टेम्परेचर इज इक्वल टू द 2/3 के हाफ mv स्क्वायर। ये हाफ mv स्क्वायर की कौन सी वैल्यूज लेनी है, मीन, और ये साथ में कौन सा है, ट्रांसलेशनल। तो ये मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने लिखा। इसका मतलब है टेम्परेचर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। कोई भी टेम्परेचर नहीं, हम केल्विन स्केल के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। दैट्स अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि टेम्परेचर जो था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करके 127 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, आप बता दें काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो क्या हो चुकी होगी इसके वक्त। और काइनेटिक एनर्जी की ऑब्वियसली कौन सी रेशियो ले रहे हैं, मीन की रेशियो ले रहे होते हैं। तो अब वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो 27 ओवर 127 नहीं, क्योंकि हमें नजर आ रहा है ना कि आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो जो टेम्परेचर का रेशियो बनेगा वही हमारे पास रिलेशन किसके लिए बनना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी का। बस यही गलती होनी है। एक्चुअली हमें यहां पर कौन सा टेम्परेचर लेना है, केल्विन स्केल का। तो दैट्स व्हाई ये आंसर क्या निकलेगा, 27 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 27 प्लस डिवाइडेड बाय 127 प्लस 273। तो ये तो हो गया 300 और ये हो गया 400। तो अब आपके पास ये रेशियो क्या निकली, 3/4। आसान क्वेश्चन था, बस आपने इसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। अगला पॉइंट इसमें ध्यान में रखिएगा, आपको नजर आ रहा है वादे तौर पर टेम्परेचर और मीन स्क्वायर स्पीड के दरमियान कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट। मतलब अगर आप मीन स्क्वायर स्पीड को डबल कर दें तो टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा, वो डबल होगा। इस स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने लफ्ज़ ही मीन स्क्वायर स्पीड बोला है। टेम्परेचर का अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आरएमएस स्पीड के, वेयर आरएमएस इज सेड टू बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहां पर आपस में डायरेक्ट सिंपल रिलेशन नहीं है, अंडर रूट के साथ रिलेशन है। इस आरएमएस स्पीड को आप एवरेज स्पीड भी बोलते हैं, बट याद रखिएगा लफ्ज अगर एवरेज वेलोसिटी आ गया ना, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फैक्टर हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे होते, वो तो जीरो होगा। वजह, एक मॉलिक्यूल इधर गया वेलोसिटी v से, रिबाउंड कर गया वेलोसिटी -v से, तो अब एवरेज क्या निकल आएगी, जीरो निकल आएगी। तो डेट से मैंने यहां पर लफ्ज एवरेज वेलोसिटी नहीं बोला, एवरेज स्पीड बोला। इसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, देखिएगा यहां पर एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, आप यहां से एक्सप्रेशन बना लें। तो ये क्या निकल आया, 3kT डिवाइडेड बाय m होल अंडर रूट। अगर आप पिछला एक्सप्रेशन याद करके आ रहे हैं, प्रेशर हमने कहा था 1/3 रो वी स्क्वायर, तो वहां से भी VRMS की वैल्यू ली जा सकती थी, दैट इज द 3 टाइम्स ऑफ द प्रेशर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी होल अंडर रूट। अगर आप यहां पर K की वैल्यूज लगा दें तो ये फॉर्मूला हमारी बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने ये याद रखना है, 3RT ओवर m होगा। T टेम्परेचर है केल्विन स्केल का, R अभी हमने बोला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और कैपिटल M स्टैंड फॉर द मोलर मास। और इसके साथ आपने इसका अंडर रूट भी लेना है, तो ये आपके पास
VRMS के 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज निकले। मैं वंस अगेन बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलाज के सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं कि आरएमएस स्पीड का बता दे फॉर्मूला कौन सा होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा होगा, तो वो आपको बातें याद रहनी चाहिए। देखिए एक बात डिस्कस भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर। ये हम एक एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। कीवर्ड क्या आ गया, सेम टेम्परेचर पर है। द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगी। देखो आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड ही किस पर कर रही है, टेम्परेचर पर, इसके अलावा तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही। अगर टेम्परेचर ही सेम था तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of the oxygen molecule divided by the mean translational kinetic energy of the hydrogen molecule should be taken as the 1:1। ये 1:1 ही के बराबर निकलेगी, क्योंकि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रही है और वो टेम्परेचर पर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाता कि नहीं मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो नहीं बतानी, रेशियो किसकी बतानी है, रेशियो बतानी है एवरेज स्पीड की। द एवरेज स्पीड, जिसे आपने आरएमएस बोला, आप इसे एवरेज भी लिख सकते थे, ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब ये किसके बराबर निकल आएगी। देखिए यहां पर ये वादे तौर पर क्लियर है। वी स्क्वायर का रिलेशन देखिएगा ना, ये 3kT, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। 3k कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम लिया गया कांस्टेंट, तो ये किसके इनवर्स प्रोपोर्शन आ गई, मैस के। और अगर v लेते तो मैस के साथ अंडर रूट भी ले लेते, तो इसका मतलब हुआ अब हमारे पास ये रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा मैस ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होल अंडर रूट। तो आप इनके मैसेज लिखकर उसको डिवाइड कीजिएगा और उसके साथ क्या करना होगा, अंडर रूट लेना होगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन भी ड्राइव हो सकता है। तो ये पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से अपने जहन में रखने होंगे जी। प्रेशर वाले फॉर्मूला से हम गैस लॉज को भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, डेट इज 2n डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम हाफ mv स्क्वायर, इसकी मीन वैल्यूज ली थी। वॉल्यूम इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो गया, 2n डिवाइडेड बाय 3 हाफ mv स्क्वायर, और इसकी मीन वैल्यूज ले रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है हाफ mv स्क्वायर का फैक्टर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस मींस दैट ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट निकलेगा, और यही बॉयल्स लॉ था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट, या प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसके, तो प्रेशर और 1/v का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हमारे पास इस कर्व लाइन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, बिकॉज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है, जबकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है। चार्ल्स लॉ, फॉर्मूला प्रेशर का लिखें। अब प्रेशर इधर डिवाइड कर दें और वॉल्यूम इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, डेट इज 2n बाय 3p हाफ mv स्क्वायर। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट ले लें, प्रेशर कांस्टेंट लेने का मतलब क्या हुआ, 2n/3p तो कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, हाफ mv स्क्वायर के, और हाफ mv स्क्वायर मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कौन सा रिजल्ट निकला, डायरेक्ट, किस लम्हे, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन आ गई। अगर आप ग्राफ डिस्कस करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, शर्त है ये केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं। अगर आप ग्राफ सेंटीग्रेड स्केल के दरमियान बनाना चाह रहे हैं तो ये ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन अगर आप इसे मीट करवाएंगे तो ये किसी y इंटरसेप्ट की वैल्यूज पर जाकर मीट कर रहा होगा। दैट्स इसे फर्दर एक्सटेंड करने से ये एग्जैक्टली -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्स एक्सिस पर आकर मिलेगा। तो ये ग्राफ हमारे पास वॉल्यूम और सेंटीग्रेड टेम्परेचर के दरमियान ड्राइव किया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा जी, इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स में जो उनकी तमाम की तमाम एनर्जीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जीज हैं। और तमाम की तमाम एनर्जीज का मतलब है आप सम लेते हो किनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जीज का। कौन कौन सी किनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। हम डिस्कस करते आ रहे हैं मोनोटॉमिक गैसेस के अंदर
वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज नहीं होती, ऑलमोस्ट जीरो ली जाती हैं, जबकि डायटोमिक गैसेस का केस एक डिफरेंट होगा। तो डेट से सिर्फ हम कौन सी डिस्कशन करेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। कोई स्प्रिंग लाइक बाउंड नहीं बन रहा मोनोटॉमिक गैसेस के अंदर, तो ये तो जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज भी क्या हो गई, जीरो। और हमने कहा था कि ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। इसका मतलब है जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ किसके बराबर निकलेगी, डेट इज अ ट्रांसलेशनल मीन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एक्चुअली याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। जब एक स्टेट फंक्शन है तो हमें यहां पर इसकी एब्सोल्यूट की बजाय चेंज इन इंटरनल एनर्जीज की वैल्यूज को प्रेफर करना पड़ेगा। दिस मींस दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर निकलेगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी की कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं, मीन वैल्यूज ले रहे हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर के। दिस मींस दैट इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए टेम्परेचर में चेंज लाना पड़ेगा। और आप सबको अच्छी तरह से पता है टेम्परेचर में चेंज दो जगहों से आ सकता है, या तो आप किसी भी सिस्टम के अंदर हीट एंटर कर दें तो टेम्परेचर में ऑब्वियसली चेंज आएगा, या फिर क्या करें, या फिर आप वर्क डन परफॉर्म करें तो उस सूरत में भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे आप रब करते हैं अपने हाथों को तो वर्क डन कर रहे होते हैं ना, और ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहा है, तो ऐसे इसमें भी टेम्परेचर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। टेम्परेचर राइज होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये, आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसका मतलब हुआ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो डेट से इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि ये पीवी डायग्राम है और ये हमारे पास कब ड्रॉ किया गया, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब बता दें इस सिचुएशंस के ऊपर इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं निकलेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना भी बताया जाता तो आपको नजर आ रहा है कि ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ बना हुआ है, बिकॉज बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। और बॉयल्स लॉ कब होल्ड करता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो डेट से इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, जबकि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर आप किसी क्लोज पाथ पर मूव कर रहे हैं, मतलब जो आपका इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट हो जाए, तो ऑब्वियसली किस टेम्परेचर से मूव करके चले, T1 से, और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, वो भी T1। तो यहां पर भी हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई इस पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो जीरो ही होगी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट हो या आप मूव कर रहे हैं अलोंग द क्लोज पाथ, दोनों सूरतों में इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके बराबर आता है, जीरो ही के बराबर आता है। लेट्स सपोज एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहे हैं। इसके लिए आपने 3 पाथ फॉलोड किए, ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है और ये पाथ नंबर 3 है। आपको नजर आ रहा है सारे के सारे पाथ डिफरेंट्स हैं। देखिए यहां पर हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स क्या थे, P1 V1 T1। यहां पर स्टेट वेरिएबल्स क्या है, P2 V2 एंड T2। तो आप देख लें कि इन तीनों पास में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या थे, सेम थे। तो डेट्स है जितना टेम्परेचर का चेंज पाथ नंबर 1 पर आएगा उतना ही टेम्परेचर का चेंज पाथ नंबर 2 पर आएगा, उतना ही टेम्परेचर का चेंज पाथ नंबर 3 पर आना चाहिए। दिस मींस दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी followed by the path number 1 should be equal to the change in internal energy followed by the path number 2 should be equal to the change in internal energy followed by the path number 3। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करती, वो किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर। यही प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो चैप्टर नंबर 4 में आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़कर आए थे। तो दैट्स व्हाई डेल्टा यू इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, डेल्टा यू किसके सिमिलर होगा, किस जैसा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। किस पर डिपेंड नहीं करता, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली ये बताते हैं कि एनर्जी को हम वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये किस चीज की मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। फर्स्ट लॉ की हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू अगर आप हीट गिवन टू द सिस्टम करेंगे तो ये पॉजिटिव ली जाएगी, ये कन्वेंशन शायद याद रखिएगा।
डेल्टा क्यू टेकन फ्रॉम द सिस्टम, अगर आप सिस्टम से हीट एनर्जी निकाल रहे होते हैं तो ये टेकन क्या किया जाएगा, नेगेटिव के तौर पर। डेल्टा यू अगर इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज ज्यादा आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डेट इज टेकन एज पॉजिटिव। डेल्टा यू अगर डिक्रीज कर रहा है या फिर टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो डेल्टा यू की वैल्यूज क्या ली जाएगी, नेगेटिव। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो डेट इज टेकन एज पॉजिटिव, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो ये टेकन क्या किया जाएगा, नेगेटिव के तौर पर। ये कन्वेंशन साइन याद रखने, उसके बाद आप एग्जैक्ट वैल्यूज लगाने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कन्वेंशन साइंस प्रॉपर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा जी, हमारे पास फर्स्ट लॉ के कुछ प्रोसेसेस हैं, क्विकली इनको देखते हैं ताकि इसके अकॉर्डिंगली आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल नाम से जाहिर है ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डेल यू क्या निकलेगा, दैट वुड बी द जीरो। और अगर डेल यू जीरो हुआ तो हमारे पास इसका मतलब है इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखा जाएगा, दैट इज टेकन एज अ डेल क्यू इज इक्वल टू द डब्ल्यू। जितनी हीट एनर्जी दे रहे होंगे वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होगी, तो दैट्स ये इसका एक्सप्रेशन बन गया। यहां पर कौन सा लॉ होल्ड कर रहा होता है, बॉयल्स लॉ। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इसकी जो शक्ल आएगी पीवी डायग्राम में उसे हम आइसोथर्म बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट ना तो सिस्टम को दे रहे होते हैं ना सिस्टम से वापस ले रहे होते हैं। इसका मतलब है चेंज इन हीट, डेल्टा क्यू जीरो होगा, इसका मतलब हुआ क्यू क्या निकलेगा, कांस्टेंट। यहां पर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं होता बल्कि पीवी की पावर गैमा दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट। फिर गैमा क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट लॉ कैसे लिखा जाएगा, क्यू जीरो हो गया ना, तो जीरो इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो इसकी मतलब इसकी दो फॉर्म्स लिखी गई ना। सिमिलरली यहां पर भी यही रिलेशन यूज हो सकता था, लेकिन एडियाबैटिक के लिए मैं खास तौर पर स्पेसिफाइड कर देता हूं। देखिए डेल यू इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता था, डब्ल्यू इज इक्वल टू द माइनस डेल यू। किसके साथ, नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, डेल यू के साथ। इसका मतलब है टेम्परेचर फॉल किया होगा। डब्ल्यू के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ होगा, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो पिस्टन अपवर्ड लिफ्ट कर रहा होगा। दिस मींस दैट ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन का हमारे पास रिलेशन होगा। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन आ जाए तो टेम्परेचर क्या कर जाता है, फॉल कर जाएगा। डेल यू के साथ हमने नेगेटिव का साइन लगाया ना, ये हमें बता रहा है टेम्परेचर फॉल कर रहा है। इसका मतलब है वर्क डन किसकी कॉस्ट पर होगा, ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। और अगर आप W को इस साइड पर ले जाते तो अब किसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाता है, W के साथ। W के साथ नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हुई होगी। क्यों, W नेगेटिव होने का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ होगा, ऑन द सिस्टम का मतलब है पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, दैट्स व्हाई ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, डेल यू प्लस हो जाएगा। डेल यू प्लस होने का मतलब है टेम्परेचर क्या कर चुका होगा, राइज कर चुका होगा। ये पॉइंट्स भी आपने एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह से याद रखने होंगे। अगर आप इसका पीवी डायग्राम बनाएं तो ये आइसोथर्म जैसा ही बनेगा, लिटिल बिट डिफरेंस है। हमेशा एडियाबैट जो है वो आइसोथर्म से ज्यादा स्टीपर निकलता है। इसका मतलब है आइसोथर्म लेस स्टीपर होगा एज कंपेयर टू द एडियाबैट। दैट्स ये डॉटेड लाइन से मैंने आइसोथर्म को और ये सॉलिड लाइन से मैंने एडियाबैट को रिप्रेजेंटेशन दी है। इसका थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट लॉ कैसे लिखा गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द डेल यू प्लस डब्ल्यू का फैक्टर क्या था, वो जीरो हो गया, तो डेट्स ये फर्स्ट लॉ का फॉर्म आ गया। अगर आप इसका पीवी डायग्राम देखें तो ये इसका पीवी डायग्राम बन रहा होगा, इसे आप आइसोकोर बोलते हैं। और ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू द प्रेशर एक्सेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। अब डेल क्यू किसके बराबर लिखा जाएगा, डेल यू प्लस डब्ल्यू के। देखो ना कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन तो जरूर हो जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि फर्स्ट लॉ एज इट इज किस प्रोसेस में एप्लीकेबल होता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में। इसका आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा इसे आइसोबार कहते हैं, और ये ग्राफ हमेशा पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सेस बन रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास वर्क का। देखिए वर्क किसके बराबर निकलेगा, अगर एफ एस कॉज ऑफ थीटा का फॉर्मूला यूज करें और अगर हम इसे गैसेस के लिए यूज करें तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला बनता है प्रेशर इनटू द
चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर इन चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर निकल आया? वर्क के। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और कांस्टेंट प्रेशर का ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर आपको नजर आ रहा है कि प्रेशर तो कांस्टेंट था, वॉल्यूम यहां से बढ़कर यहां तक चला गया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आया होगा? चेंज इन वॉल्यूम आया होगा। कौन सी शक्ल बन रही है आपके पास? एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर आता है? एरिया के। तो अगर आप इसका एरिया लेना चाहें तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा? प्रेशर इंटू द चेंज इन वॉल्यूम। और अभी हमने कहा कि ये किसके बराबर होता है? वर्क के। तो अगली इंफॉर्मेशन आ गई, एरिया ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ शुड बी टेकन एज द वर्क डन। तो जब भी आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया गया और कहा जाए इसका वर्क डन कैलकुलेट कर दें, तो जो भी शेप बनी हुई है उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही वर्क डन के बराबर निकलेगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, देखिए आप लिखें डेल पी इंटू डेल वी या पी इंटू डेल वी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम में चेंज आया, प्रेशर चाहे कांस्टेंट हो चाहे चेंज कर रहा हो, दोनों सूरतों में वर्क डन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते डेल पी इंटू वॉल्यूम या प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर चेंज करे ना करे, इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी आइसोकोरिक प्रोसेस में भी यही पॉइंट डिस्कस किया। कैसे जी? देखें, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड आ रहा है। और अगर पिस्टन डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, तो आपको पता है अगर डिस्टेंस ट्रेवल ना हो रहा हो तो वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दे दिए जाएं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन किसके बराबर आएगा? जीरो आएगा। जैसे कहा जाए कि हमारे पास एक सिस्टम जो है वो P इंटू द वॉल्यूम से मूव करके 3P इंटू द वॉल्यूम पर चला गया, ये उसके स्टेट वेरिएबल्स दे दिए गए, PV से 3PV हो गया। आप बता दें वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम क्या ले लिया गया? कांस्टेंट। इसके अलावा इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कोई भी फिगर बना दी जाए, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें ये फिगर बनी हुई है और ये साइक्लिक फिगर है, आपसे पूछा जाए वर्क डन कितना होगा, तो गलती नहीं करनी, आंसर जीरो नहीं देना। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है, हमने वर्क डन के लिए ऐसी कोई बात नहीं की। तो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, कौन सी शेप बनी हुई है हमारे पास? एक रेक्टेंगल, आप इसका एरिया ले लीजिएगा। ये साइड कितनी है? दैट इज द 3V माइनस द V, यही लेंथ होगी। ये साइड कितनी है? तो 2P माइनस द P। तो आंसर क्या निकल आएगा? 2PV। तो ये आपके पास इसका वर्क डन निकल आएगा। सिमिलरली अगर सारे प्रोसेसेस को हम एक ही जगह पर रिप्रेजेंट कर दें, ये आइसोबार है, आइसोथर्म है, एडियाबैट है, मोर स्टीपर से एडियाबैट दिखा दिया, और ये आइसोकोर है। अब अगर मैं यहां पर एक ही जगह पर इन सब का एरिया ले लूं तो आपको नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा एरिया किस जगह पर निकल रहा है? तो आइसोबार में। दिस मीन्स डेट आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोबार। इससे कम वर्क किस में होगा? आइसोथर्म में। इससे कम वर्क किस में होगा? एडियाबैट में। देखे ना, एरिया और छोटा बन गया। और सबसे लेस वर्क किस में होगा? आइसोकोर में। और वर्क डन होगा कितना? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया था? कांस्टेंट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल टू द NC डेल्टा T। N नंबर ऑफ मोल, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है और ये केल्विन स्केल में लिया जाता है। Q हीट जो हमने ऐड की सिस्टम में। C सेट टू बी द मोलर स्पेसिफिक हीट। किसके बराबर आ गया? C इज इक्वल टू द Q, और ये हमारे वाला फार्मूला N डेल्टा T इधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। दैट्स इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? जूल पर मोल पर केल्विन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए यूनिट वैल्यूज लगा देना। अगर लेट्स सपोज आप N को 1 मोल ले लें, तो चेंज इन टेम्परेचर को आप 1 केल्विन ले लें, तो आपको नजर आ रहा है C किसके बराबर आ जाएगा? Q के। तो यही इसकी डेफिनेशन है। एक्चुअली मोलर स्पेसिफिक हीट इज द हीट, कौन सी हीट? रिक्वायर्ड to raise the temperature of a 1 mole of a given mass of a gas through 1 Kelvin temperature। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा आपके पास। मोलर स्पेसिफिक हीट अगर हम गैसेस की शक्ल में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो उसके फर्दर हमारे पास दो डिफरेंट फीचर आते हैं। एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम यही डेफिनेशन हुई ना, दैट इज द अमाउंट ऑफ द हीट required to raise the temperature of 1 mole of a given mass of a gas through 1 Kelvin temperature at constant volume। देखिए इसका मतलब है, मैंने इसे कैसे लिखा? Q और सब स्क्रिप्ट में V लिख दिया। V स्टैंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज NCV डेल्टा T,
और अगर मैं इसे 1 मोल के लिए लिखना चाहूं तो n का फैक्टर 1 हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे QV इंटू द CV डेल्टा T। कौन सा वॉल्यूम था? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए तो बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, वर्क डन क्या हो जाता है? 0। तो फर्स्ट लॉ के तौर पर ये कैसा लिखा जाएगा? इसमें W का फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो डेट्स डेल QV इज इक्वल टू द डेल UV, और अभी हमने डेल QV की वैल्यूज कैलकुलेट की, तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब है यही डेल UV को भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। डेल UV स्टैंड फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। जी, अब हम देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए डेफिनेशन अभी भी वही होगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस, कब? एट अ कांस्टेंट प्रेशर। QP किसके बराबर लिखा जाएगा? दैट इज द NCP डेल्टा T। सबस्क्रिप्ट में P किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? कांस्टेंट प्रेशर को। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस कैसे लिखा जाएगा? QP इज इक्वल टू द CP डेल्टा T। मैंने n को 1 कंसीडर कर लिया ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन 0 नहीं होता, तो फर्स्ट लॉ एज इट इज लिखा गया। अब यहां से एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। देखिएगा, फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर, मैंने शर्त लगा दी राइज इन टेम्परेचर सेम है। अगर राइज इन टेम्परेचर सेम है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या निकलेगा? सेम ही निकलेगा ना, बिकॉज इंटरनल एनर्जी का चेंज किससे तय करना होता है? चेंज इन टेम्परेचर में। जब चेंज इन टेम्परेचर सेम आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या आएगा? सेम आएगा फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द CV डेल्टा T। अब जरा वैल्यूज लगाइएगा। डेल QP किसके बराबर आ गया? CP डेल्टा T के। डेल UP किसके बराबर था? डेल UV के, और ये CV डेल्टा T लिख दिया मैंने। वर्क अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्क किसके बराबर होता है? प्रेशर इंटू द चेंज इन वॉल्यूम के, तो मैंने यहां पर प्रेशर इंटू द चेंज इन वॉल्यूम लिख दिया। अगर हम आइडियल गैस लॉ यूज करें और फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए जाएंगे तो ये PV/RT के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है प्रेशर इंटू द डेल्टा V R इंटू द डेल्टा T के बराबर आ जाएगा। तो मैंने ये वैल्यूज यहां पर रिप्लेस कर ली। अब आपको वाजे तौर पर नजर आ रहा है डेल्टा T कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये CP इज इक्वल टू द CV प्लस R। दिस मीन्स दैट ये CV का फैक्टर इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू द R। इसका मतलब है 2 मोलर स्पेसिफिक हीट का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है? वो R के। R क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और गैमा क्या था? ये बात अभी भी हम शेयर कर रहे हैं कि आगे जाकर डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 8 में भी इसे डिस्कस कर रहा है। गैमा इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द CP ओवर CV। तो 2 मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर रेशियो ली जाए तो वो किसके बराबर आएगी? गैमा के। और अगर 2 मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस लिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा? R के। अब एक बात और याद रखिएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर कौन सी वैल्यूज लार्जर होगी? कौन सी वैल्यूज लार्जर है? आपको नजर आ रहा है CP या CV? CP से कुछ माइनस करते हैं तो R आता है, और R की वैल्यूज नेगेटिव नहीं थी। इसका मतलब है CP इज लार्जर देन द CV। Q और C में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। इसका मतलब है QP इज लार्जर देन द QV। क्या डेल्टा UP और डेल्टा UV में कोई चेंज आएगा? सेम राइज इन टेम्परेचर में तो ये दोनों बराबर निकले थे, तो डेट्स 1 2 3 और ये 4th फैक्टर, ये आपने याद रखना होगा। ये पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने। देखिए यहां से इन दोनों के दरमियान रिलेशन भी ड्राइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ द R एंड गैमा। गैमा CP/CV था ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये CV इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो CP को लिखा जा सकता है गैमा इंटू CV। अगर मैं CP की जगह पर गैमा इंटू CV अप्लाई कर दूं तो ये CV के साथ माइनस हो रहा था, और डेट इज इक्वल टू द R। CV कॉमन निकला, अगर ये कॉमन निकला है तो ये गैमा -1 इंटू CV हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू द R। तो CV किसके बराबर आ जाएगा? ये फैक्टर दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, तो CV की वैल्यूज आ गई R ओवर गैमा -1। अगर मैं ये वाली वैल्यूज यहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पर दे दूं तो CP किसके बराबर आ जाएगा? गैमा। CV की जगह पर CV की वैल्यूज लगा दें, R ओवर गैमा -1, तो ये दोनों वैल्यूज CP की और CV की इन टर्म ऑफ द R और गैमा याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस करते हैं। देखिएगा गैमा मोनोटॉमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यूज क्या होती है? 1.67, दैट इज 5/3 भी लिखा जा सकता है। डायटोमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यूज क्या होती है? 1.4, 7/5 भी लिखा जा सकता है।
पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यूज क्या होती है 1.29 और इसे 4/3 भी लिखा जा सकता है। ये वाली जो वैल्यूज है ना चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 में लिखी भी हुई है साइड इंफॉर्मेशन में टेबल के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं यहां से, हीट रिक्वायर्ड आपने ये कैलकुलेट करनी है, क्या चीज, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहली कंडीशन दे दी गई वॉल्यूम कांस्टेंट था फॉर मोनोटॉमिक गैसेस, कौन सी गैस थी, मोनोटॉमिक, इफ टेम्परेचर चेंज जो है वो यहां से यहां तक आ जाए तो। अब देखिएगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन किसके बराबर निकलेगा, जीरो के। इसका मतलब है आप लिख सकते हो डेल क्यू वी डेल यूवी के बराबर आ गया, और डेल यूवी किसके बराबर था, डेट इज द सीवी डेल्टा टी। तो एक्चुअली आपने सीवी डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा टी तो बहुत आसान है, आप 373 से 273 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपके पास 100 डेल्टा टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। प्रॉब्लम यहां पर सीवी के साथ है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेट से मैंने आपको अभी दो एक्सप्रेशन लिखा है सीपी और सीवी के इन टर्म्स ऑफ द आर एंड गैमा, ये याद रखिएगा तो यहां से ये कैलकुलेशन हो सकती है। देखिए सीवी क्या था, आर ओवर गैमा -1। कौन सी गैस है जी हमारे पास, कंडीशन दी गई थी ये मोनोटॉमिक गैस है। अगर ये मोनोटॉमिक गैस है तो गैमा की वैल्यूज क्या होती है 5/3, तो डेट से मैंने वैल्यूज लगा दी, आर ओवर 5/3 -1, 3 एलसीएम निकल आया तो ये 5 - 3 आ जाएगा ऊपर, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो ये सीवी का आंसर क्या निकल आया 3R/2। और इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता आप सीपी कैलकुलेट कर दें मोनोटॉमिक गैसेस के लिए तो अब एक्सप्रेशन क्या लगता है गैमा आर ओवर गैमा -1। तो गैमा की वैल्यूज आपको पता थी, आप दोनों जगहों पर गैमा की वैल्यूज लगाइएगा तो आप सीपी का एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब इसका मतलब है सीवी की वैल्यूज क्या आ गई 3R/2, तो 3R/2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो आंसर क्या निकल आएगा 300R/2। आर की वैल्यूज आपको पता है और अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज भी पूछी जाती तो आप आसानी से कैलकुलेट जरूर कर लेते। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े, जो आइडियाज पढ़े, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ टू मोनोटॉमिक गैसेस एक्स एंड वाई, नाम रख दिए, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कीवर्ड हो गया जी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, जब दोनों गैसेस का टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाई हैव ट्वाइस द मास ऑफ दोज एक्स, जो मॉलिक्यूल ऑफ वाई है ना उसका मास डबल है किससे, एक्स के मॉलिक्यूल से। काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाई की दी गई है 6 × 10⁻⁻21 जूल है। आपने कैलकुलेट क्या करनी है, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्स गैस। क्या किसी कैलकुलेशन की जरूरत है, कतई नहीं। लफ्ज इंपॉर्टेंट क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द एक्स गैस जो है वो टेम्परेचर ऑफ द वाई गैस के बराबर है। अगर ये दोनों टेम्परेचर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर के। दिस मीन्स दैट जो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाई की होगी वही मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी निकलनी चाहिए, एक्स की निकलनी चाहिए, क्योंकि ये रेशो जो बनेगी वो 1:1 ही बनेगी ना। तो डेट्स वाई थर्मल इक्विलिब्रियम आपको लीड कर रहा है कि इसका आंसर भी क्या निकलेगा 6 × 10⁻⁻21 जूल। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी, चार्ली। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ एटम्स नहीं कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक मीटर कैलकुलेट करने हैं ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस वन इज द प्रेशर। देखिए आपने चॉइस लेनी है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए फॉर्मूला जो इस वक्त लगेगा ना, हमारे पास मास और वेलोसिटीज की वैल्यूज नहीं दी गई तो हम जनरल सा फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, प्रेशर का और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा वो एन के टी के बराबर होगा। फिर के क्या है, के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, तो n/v, ये v इधर आकर डिवाइड हो गया तो यही कैलकुलेट करना था ना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक मीटर, यही कैलकुलेट करना चाह रहे थे। किसके बराबर आ गया, ये kT का फैक्टर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा p ओवर kT के। सारी वैल्यूज नोन है, बस वैल्यूज लगा दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। प्रेशर की वैल्यूज दी गई 1 × 10⁻⁵, k की वैल्यूज 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये आपको अच्छी तरह से पता है इसकी वैल्यूज का।
मल्टीप्लाई बाय 300, 300 क्या है? टेम्परेचर। कैसे जी? वो तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो आपको पता है आपको टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेना होता है। 27 को आप किस में ऐड कर देंगे? 273 से, तो आंसर 300 केल्विन निकल आएगा। अगली कैलकुलेशन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखें ये 10⁵ तो एज इट इज आ गया। 300 के जो दो जीरोस हैं इन्हें 10⁻+2 माना जा सकता है। अगर ये +2 है तो ये 10⁻⁻23, 10⁻⁻23 और 10⁻+2 कितने हो गए? 10⁻⁻21। देखें इसे रफली एस्टिमेट कर लें, ये 1.4 है। 1.38 को 1.4 कंसीडर किया जा सकता है। 3 को 1.4 से मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल नहीं है ना। 3 4s are 12, 3 1s are 3 और एक बाकी बचा हुआ था तो ये 4/2 हो गया। तो अब देखें आपने इसे कैलकुलेट करना है। 1/4 सबको पता है ये तो 0.25 के बराबर ही निकलना चाहिए भाई। 100/4 25 होता है ना, तो इसका मतलब है ये तो 0.25 आ गया। ये -21 जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻+21 हो गया। +21 और +5 कितने हो गए? 10⁻+26। तो डेट्स यहां पर हमारे पास क्या बना? 0.25 10⁻26। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2.5 इंटू 10⁻25। तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक मीटर निकल आए। इसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑप्शन होगी उसको आप करेक्ट ऑप्शन के तौर पर कंसीडर करेंगे। तो डेट्स कभी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। थोड़ा गैस वर्क करें तो ऑटोमेटिकली आप अपने एग्जैक्ट आंसर की साइड पर लीड कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द डायग्राम द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब X is twice that of the volume B. The system is filled with an ideal gas and a steady state. Keyword हो गया steady state. Is established with the bulb held at 200 Kelvin and the 400 Kelvin. There are n number of moles in gas X. तो आपने number of moles in gas Y कैलकुलेट करने हैं। ये X है, ये Y है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम का रिलेशन गिवन है, अपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आइडियल गैस लॉ हमारे पास PV किसके बराबर आएगा? nRT के। इसका मतलब है P किसके बराबर आ जाएगा? nRT ओवर वॉल्यूम के। देखिए स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? Px Py के बराबर आ गया, प्रेशर आपस में इक्वल आ गए, तो डेट से प्रेशर की वैल्यूज लगा देते हैं। nx r tx डिवाइडेड बाय vx दैट शुड बी इक्वल टू द ny r ty डिवाइडेड बाय vy। सब स्क्रिप्ट में x और y हमारे पास गैसेस के बल्ब्स की डेफिनेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, ये तो कैंसिल हो गया। nx क्या है? n। tx क्या है? 200 केल्विन। Vx की वैल्यूज क्या है? अभी हमें बताया गया कि ये ट्वाइस ऑफ द बल्ब Y है, तो डेट्स है मैंने इसे क्या लिख दिया? 2Vy। Vx की जगह पर मैंने रिप्लेसमेंट दे दी 2Vy। Ny मालूम करना चाह रहे थे, Ty की वैल्यूज 400 है और ये Vy है। Vy से Vy कैंसिल हो गया, तो Ny किसके बराबर आ गया? n मल्टीप्लाई बाय 200, ये डिवाइडेड बाय 2 था और ये 400 भी इधर आकर डिवाइड हो गया। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएंगे? 4। तो आंसर क्या निकल आएगा? n/4। तो इस तरह से आप इसकी भी कैलकुलेशंस कर सकते थे। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूटिलाइज होना है, बाकी कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है जी। द RMS स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज V। द गैस इट हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टिल प्रेशर बिकम्स द डबल। कंडीशन दे दी कि प्रेशर डबल हो गया। द फाइनल RMS स्पीड इज, देखिए आपको पता है प्रेशर और एवरेज स्पीड या RMS स्पीड के दरमियान रिलेशन क्या है? प्रेशर अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VRMS। दिस मीन्स दैट P1 ओवर P2 किसके बराबर आएगा? V1 ओवर V2 के, और प्रेशर वाली साइड पर अंडर रूट भी लेना होगा। ये प्रेशर P था, बाद में हमने क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया। इस पर स्पीड V है, इस जगह पर स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो ये प्रेशर से तो प्रेशर कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल आया? 1/2 अंडर रूट। भाई 1 का अंडर रूट भी ले तो 1 ही रहेगा ना, तो ये V/V2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, V2 किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू V। तो ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन निकल आया, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी? अंडर रूट 2 इंटू V।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पेसिफिक हीट फॉर एन आइडियल गैस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज क्या होगी आइडियल गैस के लिए? देखिए स्पेसिफिक हीट कहते हैं किसे हैं? C इज इक्वल टू द Q ओवर N डेल्टा T। आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब है डेल टी किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। क्लियर हो गया जी? तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, तो डेट से यहां पर जो मर्जी एक्सप्रेशन हो डिवाइडेड बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो किसके बराबर आता है? तो डेट इज द इंफिनिटी। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? बीटा। जी अब कुछ पास पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस हैव अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज x, increasing the temperature from 27 degree centigrade to 327 degree centigrade, translational mean kinetic energy of molecule will become। अब ये आपने कैलकुलेट करनी है। देखिए ट्रांसलेशनल मीन काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसका मतलब हुआ आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी केस नंबर 1, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ केस नंबर 2, और ऑब्वियसली हम इसकी मीन वैल्यूज तो ले ही रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द T1 ओवर T2। देखिए T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, आपने केल्विन में लेकर चलना है, तो T1 कितना निकलेगा? दैट इज 300 केल्विन। 273 इसमें ऐड करेंगे ना। T2 327 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, T2 में भी 273 ऐड करेंगे तो ये निकल आएगा 600 केल्विन। इसका मतलब हुआ ये आंसर क्या आ गया? 1/2। अब देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द केस नंबर 1 को क्या कहा गया? x। द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द केस नंबर 2 कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ये 1/2 है। तो क्या आंसर आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, इसमें कौन कौन सी शामिल है? किनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज। इसे कैसे टर्म करते हैं? इसे कौन सी बात से डिफाइन करते हैं? दैट इज द इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन बीटा है इलास्टिक एनर्जी, ऑप्शन चार्ली है हीट एनर्जी, ऑप्शन डेल्टा है एब्सोल्यूट एनर्जी। तो ऑब्वियसली जब भी हम ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी को जमा करते हैं तो उससे जो हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, इफ CV इज इक्वल टू द 5/2R देन CP इज इक्वल टू, आपने CP की वैल्यूज बतानी है। तो क्या फॉर्मूला था? CP माइनस CV इज इक्वल टू द R। दिस मीन्स दैट हमारे पास CP किसके बराबर आ जाएगा? R प्लस CV के। तो R प्लस CV की वैल्यूज लिख दीजिएगा। एलसीएम क्या निकला? 2, that is the 2R plus 5R, this one is the 7R/2। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी? डेल्टा। देखिए आप देखें क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ फोकस करना है चॉइस ऑफ द फॉर्मूला पर। आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है तो आपके पास ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है और आसानी से आपके पास आंसर भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट pressure, then the first law of thermodynamics can be written as। देखिए फर्स्ट लॉ क्या था? del Q is equal to the del U plus W। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो डेट्स है यहां पर हमने क्या लिख दिया? del UP और ये W। अब del Q किसके बराबर होता है? del Q बराबर हमारे पास होता है CP डेल्टा T के। फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए हम शर्त लगाए डेल यूपी और डेल यूवी आपस में बराबर होते हैं, तो डेट्स है इसके लिए हमने लिखा था CV डेल्टा T। और वर्क का फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं? दैट इज द प्रेशर इनटू द डेल्टा वॉल्यूम। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इस वक्त कौन सी ऑप्शन करेक्ट बन रही है? तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट बन रही है? दैट इज द अल्फा। तो अल्फा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। CP डेल्टा T इज इक्वल टू द CV डेल्टा T प्लस P into the delta V।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, फाइंड द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लिखा, T इज इक्वल टू द 2/3K, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, 3kT/2K। अब वैल्यूज लगा दें, 3K की वैल्यूज 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, तो डेट्स ये 290 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिएगा यहां पर मैं अगर इसको इस वैल्यू से ऑपरेट करता हूं तो ये 145 बन रहा है, और अगर हम 145 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 5s are 15, 3 4s are 12, और एक बाकी बचा हुआ था 3 13, 3 1s are 3 और एक बाकी बचा हुआ था, तो 435 मल्टीप्लाई बाय 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻21 जूल। क्या इसे लिखा जा सकता है 4.35 इंटू 1.38? देखा ना, मैंने इसे 4.35 कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सॉरी, यहां पर 23 था ना, तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर 10⁻⁻21 निकल आएगा। अब अगर ये आंसर निकल आया, अब देखिए रफली कैलकुलेशंस कर लेते हैं ना, मैं इसे 4.4 कंसीडर कर लेता हूं, इसे 1.4 कंसीडर कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चंस में ना हमारे पास दो बहुत नियर अबाउट ऑप्शंस आ रही हैं, इसलिए हम जरा थोड़ी फर्दर कैलकुलेशंस भी करेंगे। मैं 4.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 4s are 16, 4 4s are 16 और एक 17, 1 4s are 4 और 1 4s are 4, 6 7 4 11, 2 और ये क्या हो गया 6, 1 और 2, दो डेसिमल पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगेगा, तो आंसर आ गया 6.16 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब आंसर क्या होगा, 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल या 6 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो देखिएगा हमने यहां पर आंसर पहले से लार्जर को सपोजिशन में लिया है, 4.35 की जगह 4.4 लिया, 1.38 की जगह 1.4 लिया, तो आंसर इससे स्मॉलर निकलेगा, इससे लार्जर तो नहीं हो सकता ना। तो इससे स्मॉलर आंसर के मुताबिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, डेल्टा। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट माना जाएगा डेल्टा। तो ये हमारे पास इसके कुछ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज थे। अभी आज डिस्कस होने वाले तमाम फार्मूलाज को, तमाम कॉन्सेप्ट्स को, तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस के लिए स्टेप प्रैक्टिस शीट को जरूर डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।